सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो लेट हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि कितना प्रॉब्लम हो जाता है मेंस के बाद। ठीक है, रनिंग सुबह में रनिंग करना पड़ता है और उसके बाद तो मैं क्या बताऊँ यार, मेरा डॉक्यूमेंट के लेकर के और भी थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है। इस वजह से मैं मॉर्निंग में वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, दोपहर हो जा रहा है। अभी मैं जस्ट बाहर से आ रहा हूँ, उसके बाद ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज भी कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी है, बाकी हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। और आज हमारा टॉपिक ये है, हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। वो हिस्ट्री में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महाजनपद। ठीक है, महाजनपद काल से रिलेटेड टॉप 42 MCQ यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज हमारा जो सीरीज चल रहा है उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस लूसेंट बुक में दिए गए उसमें से मैंने चुनिंदा प्रश्न यहाँ पे लिए जो एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आउट ऑफ 42 से आपकी स्कोरिंग क्या रहती है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता था? ऑप्शन सी सही आंसर होगा अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु को कुड़ी के नाम से जाना जाता, इसका उपनाम था और ये जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, जैन धर्म का अनुयायी था और इसने मगध पर जो कि 32 वर्षों तक शासन किया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी, जो कि गंगा और सोन नदियों का संगम पर स्थित है? ये ऑप्शन बी को टिक करेंगे, उदयन। क्लियर, ऑप्शन बी सही आंसर है। देखिए थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली के द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था, शासक कौन थे? और वो शासक थे कालाशोक और इन्हें काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। ध्यान रखेंगे, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था और कालाशोक के शासनकाल में अगर अध्यक्षता पूछ ले तो ये सभा कामी की अध्यक्षता में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, झेलम नदी के तट पर। और ये क्वेश्चंस मैंने आपको जो हमारा शाम को चलता है लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का ही प्रैक्टिस सेट 50 MCQ के साथ, उसमें भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराया था और साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बताया था काफ़ी अच्छे तरीके से, जो कि एक्सप्लेनेशन में आपको फिर से एक बार दिखाऊंगा ताकि आपका जो भी डाउट्स हो अच्छे से एक बार क्लियर हो जाए। देखिए झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा था। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया था, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर के उसके राज्य को वापस कर दिया था। पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। सिकंदर की सेना ने व्यास यानी कि बिपाशा नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। वह भारत में लगभग 19 महीनों तक रहा था। ध्यान रखेंगे, और इसे हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, यानी झेलम नदी के जो किनारे युद्ध हुआ उसको हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन बनता है कि पाली ग्रंथों में गाँव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथों में गाँव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक या फिर ग्राम भोजक। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि काफ़ी लोग यार कमेंट कर रहे हैं कि ज्योग्राफी क्लास नहीं ले रहे हैं। यार ज्योग्राफी की क्लास मैं ऑलरेडी तीन क्लास ले चुका हूँ लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से। जिस दिन क्या होता है कि जिस दिन ज्योग्राफी क्लास डाली जाती है आप उस दिन वीडियो ही नहीं देखते हो, तो आपको पता ही नहीं चलता है। आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक किया करें कि क्या क्या पढ़ाई हो चुकी है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप देख करके चेक कर सकते हैं। देखिए उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, तो सही आंसर हमारा क्या होगा? अवंतिका। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 7, नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, बहुत सारी नॉलेज एक क्वेश्चन से आपको मिलने वाली है, तो लास्ट होते होते बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएगी। ग्रीक या फिर यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रिमीज या फिर जैंट्रीमीज कहा गया? तो हो सकता है अगर आप हमारे साथ रेगुलर बने होंगे तो ये क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में देख चुका है। यही तो होगा फ़ायदा आपका कि टॉपिक वाइज में पढ़ेंगे तो MCQ में मिल जाएगा और MCQ में पढ़ेंगे तो इसमें मिल जाएगा और दो तरह से रिवाइज हो जाएगा और वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यही सिर्फ और सिर्फ ये आपका बेनिफिट होगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम बात करें कि अग्रिमीज और जैंट्रीमीज किसे कहा जाता था तो राइट आंसर होगा घनानंद। ठीक है, घनानंद कौन था? तो ये नंद वंश का अंतिम शासक था और इसी के समय में सिकंदर महान का जो कि आक्रमण हुआ था। ठीक है, ये कह सकते हैं कि सिकंदर के ये समकालीन था।
नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुआ था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ईरानियों के द्वारा हुआ था। ठीक है, ईरानियों के द्वारा हुआ था। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर पूछ ले कि दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण अगर पूछे, पहला यूरोपीय आक्रमण, तो वहाँ पे हम यूनानियों के द्वारा टिक करते, लेकिन दूसरा विदेशी आक्रमण भी था आपका यूनानियों के द्वारा। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि हाइडेस्पीस या फिर वितास्ता, जिसका आधुनिक नाम क्या होता है कि झेलम। ठीक है, यह जो युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ था। तो इसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, ऊपर में ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका था कि सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। अभी ऊपर में क्या देखा आपने, 326 ईसा पूर्व, यानी कि 326 BC, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। अच्छा, सिकंदर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे क्लियर करते हैं। देखिए, सिकंदर का अगर जन्म की बात करें तो 356 ईसा पूर्व में हुआ था, और इसके पिता का नाम क्या था, फिलिप, और इसके जो गुरु थे कह सकते हैं कौन थे, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु इसके गुरु थे, और 326 ईसा पूर्व में इसने भारत पर आक्रमण किया था। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, बताइएगा नीचे कमेंट करके कि इसका जल सेनापति जो था उसका नाम क्या था। सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था, नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, यानी शासक और वंश के साथ आपको मैच करना है। बताइए, शासक और वंश के साथ मैच करके बताइए कि सही आंसर क्या होगा। चलिए हम यहाँ पे मैच करके देखते हैं कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ के बिंबिसार, तो बिंबिसार को आपको पता है कि हर्यक वंश का ये संस्थापक था, यानी ए का फर्स्ट के साथ। तो ए का फर्स्ट के साथ तो सभी ऑप्शन से मिल रहा है। कालाशोक की बात करें तो शिशुनाग वंश के साथ ये संबंधित था, बी का 2 के साथ, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं। चलिए आगे बात करें तो महापद्म नंद जो था वो नंद वंश के संस्थापक या फिर प्रथम शासक कह सकते हैं, सी का 4 के साथ। तो सी का 4 के साथ यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। और बिंदुसार जो था वो मौर्य वंश से संबंधित हो जाता है। आई होप कि ये सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। देखिए, मगध की प्रथम राजधानी, मगध वंश के संस्थापक के रूप में अगर हम बात करें तो बृहदत्त को जाना जाता है, और सबसे प्रथम जो राजधानी बनाई थी गिरिव्रज या फिर राजगिरी कह सकते हैं। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया। पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको ऊपर में बताया था कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना उदयन ने की थी, और उसने राजधानी भी बनाया था उदयन। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था, जस्ट कल की वीडियो में ही देखा था। ठीक है, देखिए 16 महाजनपदों की सूची के बारे में बात करें तो ये, अगर हम बौद्ध की बात करें तो बौद्ध अंगुत्तर निकाय में मिलता है, अंगुत्तर निकाय में। अच्छा, कल मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कल मैंने गलती बोल दिया था। मैंने आपको कल बता दिया था कि जैन धर्म में 16 महाजनपदों की जो जानकारी मिलती है वो कल्प सूत्र में मैंने आपको बता दिया था, जो कि ये पॉइंट गलत था, ये भगवती सूत्र में होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था हमसे, मैं माफ़ी चाहूँगा। ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ ले कि 16 जनपदों की सूची अगर किस में मिलती है जैन धर्म में, तो वो भगवती सूत्र में मिलती है। यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि 16 महाजनपदों के प्रमाण मुख्यतः बौद्ध व जैन ग्रंथों में मिलते हैं। इन ग्रंथों में महाजनपदों का सर्वाधिक उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका है। ऑप्शन मैंने आपको बताया था घनानंद। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि मगध साम्राज्य पर पहला जो राजवंश था वो कौन सा था, तो आप कहेंगे कि हर्यक वंश था। ठीक है, हर्यक वंश सबसे पहला था। तो हर्यक वंश में सबसे पहला जो हर्यक वंश था ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 544 ईसा पूर्व। ठीक है, 544 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 544 ईसा पूर्व का मतलब 6ठी सदी ईसा पूर्व में। ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है कि नहीं, क्लियर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि राजा नंद यानी नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। बताइए कहाँ पे।
तो ये नहर कहाँ पे खोदी गई थी? कलिंग में। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अच्छा, चलते चलते कलिंग से एक क्वेश्चन मुझे याद आ गई। बताइएगा कलिंग से रिलेटेड जो अशोक के शिलालेख हैं, किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है? बताइए। देखते हैं कितने लोगों को राइट आंसर पता है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात है यार, कमेंट किया करो। ठीक है, जो पूछा जाता है उसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए, चाहे वो आपको याद हो या फिर ना याद हो, ढूंढ कर ही दीजिए, लेकिन ज़रूर दीजिए। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, और वो कौन था? डेरियस। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, डेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? और यो युद्ध रहा था वैशाली यानी वज्जी। ठीक है, वैशाली के साथ युद्ध रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल यानी एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा हो तथा महाशिला कट्टक, कह सकते हैं कि पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि वैशाली के साथ युद्ध रहा था, यानी कि वज्जी के साथ युद्ध रहा था, और वो राजा कौन था? अजातशत्रु। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंदवंश का संस्थापक के रूप में महापद्म नंद को जाना जाता है, और जबकि नंदवंश के अंतिम शासक के रूप में घनानंद को जाना जाता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में सिक्कों या फिर मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्कों या फिर मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 600 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो यहाँ पे कह सकते हैं अजातशत्रु और प्रसेनजीत दोनों करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1 और 3। बिंदुसार इनसे के समकालीन नहीं थे। ठीक है, बुद्ध के समकालीन नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग था। ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? किस राज्य की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किस शासक ने अवंती को जीत करके मगध का हिस्सा बना दिया? और वो शासक कौन था? शिशुनाग। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, शिशुनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? और वो थे अजातशत्रु। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जिनको हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, कुड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप याद रखिएगा। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? चलिए एक एक करके देखते हैं। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी, बिल्कुल सही, ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका था। जिसकी प्रथम राजधानी क्या थी? गिरिव्रज और राजगिरी। ठीक है, गिरिव्रज या फिर राजगिरी कह सकते थे। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया और तथा सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकारट की उपाधि धारण की। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि महापद्मनंद की ही ये उपाधि थी, तो सेकेंड पॉइंट भी सही हो जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, तो ये पॉइंट भी सही है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सही नहीं है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन डी, इनमें से कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, जो कि गलत है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। सभी के सभी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही था, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो चुका। अब तक तो ये आपको याद हो गया होगा, नंद। ठीक है, और किसके समकालीन था ये? सिकंदर के आक्रमण के समय, यानी कि राजा कौन थे? तो वो थे घनानंद। ठीक है, बस छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो।
ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको दिन में 2 वीडियो अपलोड कराई जाती है। पहला वीडियो आपको मिलता है जिसमें से फर्स्ट वीडियो होता है टॉपिक वाइज लूसेंट चल रहा है फिलहाल तो, और सेकंड आपको शाम को मिलता है और लूसेंट से ही होता है पूरा प्रैक्टिस सेट 50 MCQ के साथ। क्लियर? तो इन दोनों वीडियो को आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी के प्रारंभ में भारत का शक्तिशाली नगर राज्य था? सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी मगध। क्लियर? मगध बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी और वो कौन था? वो था मगध। ठीक है, मगध राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी कि नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेनिया के नाम से किसे जाना जाता था? और वो था बिंबिसार। ऑप्शन ए सही आंसर है, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? बताइए, उग्रसेन किसे कहा जाता था? उग्रसेन के रूप में हम लोग महापद्मनंद को जानते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। ऑलरेडी मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी इसकी उपाधि, तो वो भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आप इनको पढ़ सकते हैं कि नंदवंश के संस्थापक महापद्मनंद को पुराणों में अपरो परशुराम, ठीक है, परशुराम का द्वितीय अवतार और सर्वछत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है, जबकि महाबोधि वंश उसे उग्रसेन कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा कि भारत आने वाला सिकंदर के साथ इतिहासकार नहीं था, हेरोडोटस। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपको पता है कि महेश कुमार वंडवाल सर का जो NCERT का ऑब्जेक्टिव बुक है उसका मैंने ऑलरेडी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करा रखा है। आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए गए, तो आप उस बुक को यानी कि उस वीडियो को देख करके उस बुक को पढ़ सकते हैं। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था? श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था, क्या कहते थे? श्रेष्ठीन कहते थे। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, श्रेष्ठीन। नेक्स्ट, गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति का अर्थ क्या होता था? धनिक जो किसान होते थे उनको गृहपति कहा जाता था। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा भी मारा गया? देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें सही आंसर का, तो ऑप्शन हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, अजातशत्रु। क्लियर? अजातशत्रु। देखिए ध्यान दीजिएगा, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या यानी कि बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा और इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने भी कर दी थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला जो गणतंत्र था वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो यानी कि महाजनपद और उसकी राजधानी के साथ यहाँ पे मैच करना है। बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। चलिए हम इसको अच्छे तरीके से देखते हैं, कौन किसके साथ सही तरीके से यहाँ पे आपको मैच करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए हम इसको मैच करते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कुरु, तो कुरु जो जनपद था वहाँ पे इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ होती थी, यानी कि ए का 4 के साथ मैच होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1 का 4 के यहाँ पे मिल रहा है और ऑप्शन डी में भी मिल रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। पंचाल की बात करें तो क्या था? पंचाल की जो राजधानी थी वो अधिछत्र थी। ऑप्शन हम बी का 3 के साथ मैच करेंगे। बी का 3 के साथ यहाँ पे मिल रहा है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। उसी तरह से देखिए कोसल की अगर हम बात करें तो क्या होगा? कोसल का साकेत और वत्स की कौसंबी। ठीक है, वत्स की कौसंबी। नेक्स्ट वन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जनपद स्थित था। जो मत्स्य जनपद था कहाँ स्थित था? मत्स्य जनपद राजस्थान में स्थित था। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही थी? तो आपको पता है कि गिरिव्रज और राजगिरी ये 2 तो ऑलरेडी हो चुके थे। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की और उसके बाद उसने राजधानी बनाए, लेकिन कौसंबी कभी राजधानी नहीं रहा था मगध राज्य की, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है।
तो देखिए यहाँ पे 42 एमसीक्यू हम लोगों ने कंप्लीट किया। नीचे कमेंट करके बताइए कि आउट ऑफ 42 से आपकी स्कोरिंग क्या रही, कितना आपने स्कोर किया। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके बताइए। कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इसी तरह के एक रोजाना न्यू वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, ठीक है। क्यूज क्वेश्चन आपके लिए ये है कि किसे अग्रिमीज या फिर जेंड्रीमीज कहा जाता है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो राइट आंसर डेफिनेटली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछा है। और साथ ही साथ इससे जुड़ी कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पता हो तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। शाम वाली वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।